बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 मई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि अगर आप इसी तरीके से बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए फिर चलते हैं आज की खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम पटना में रोड शो किया। इस 3 किलोमीटर के पीएम मोदी के रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे। जब पीएम मोदी के रोड शो में पटना की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी थी। जब पीएम मोदी के साथ इस रोड शो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। जब पीएम मोदी के इस रोड शो को देखने के लिए घंटों पहले लोग पहुंच गए थे। जब पटना में पीएम मोदी की रोड शो को लेकर के न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और लोजपा के कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा था। जब सभी गठबंधन सहयोगियों की तरफ से इसे लेकर के तैयारी की गई थी। वहीं पर पीएम मोदी के इस रोड शो को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने जमकर के तंज कसा है। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नुक्कड़ नाटक से बिहार को क्या लाभ होगा। ये बिहार है, 3 चरणों में बिहार ने प्रधानमंत्री को सड़क पर ला ही दिया है, बाकी बचे 4 चरणों में गली गली में चक्कर लगवा देगा। आपको बता दें कि बिहार में राजनीति जमकर के हो रही है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लगातार नौकरी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। अब ऐसे में उन्होंने एक बार और सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम कई बार बिहार आ चुके हैं, लेकिन अगले 5 साल में बिहार के लिए उनका क्या विजन है या बिहार को आगे कैसे बढ़ाएंगे, बिहार के लोगों की तरक्की कैसे होगी, इस पर वे कोई बात नहीं करते। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता पूछ रही है 40 सांसद दिए, क्या किए आपने। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में पीएम सीएम केंद्रीय मंत्री सभी आ रहे हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं, क्योंकि अकेले तेजस्वी उन पर भारी पड़ रहा है। दोस्तों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि 14 बंद चीनी मिलों को पीएम सरकार द्वारा शुरू करने का काम किया जा रहा है। लालू यादव जेल में थे, इसीलिए उन्हें याद नहीं होगा, उन्हें सिर्फ अपना परिवार ही दिखता है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जंगल राज में जो इनका पूरा परिवार भाग गया था वह अब लौट करके आया है। जब पीएम मोदी और फिर नीतीश कुमार का ही प्रभाव है कि आज लालू का परिवार भी बिहार लौट करके आ रहा है। रोहिणी आचार्य पर तंज कसते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि आप लोग देख रहे हैं लालू यादव अपनी टूरिस्ट बेटी को भी लेकर के आ गए हैं। पूरा परिवार जंगल राज के समय में भाग गया था, अब पूरा परिवार फिर से वापस लौट रहा है बिहार। इनका पूरा परिवार तो बिहार से पलायन कर चुका था। दोस्तों तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर के कल्याणपुर में महागठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार सन्नी हजारे के समर्थन में चुनावी सभा की। जब सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग रोजगार और आरक्षण की बात करते हैं, जबकि एनडीए गठबंधन के लोग तलवार की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, जिस कारण वे देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तो फिर प्रत्येक साल 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। अग्निवीर योजना खत्म होगी, जब गरीब महिलाओं को प्रत्येक साल खाते में 1 लाख दिए जाएंगे। बेरोजगारी की दर्द को दूर करना है। 17 महीने की शासनकाल में 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी, आने वाले दिनों में उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो फिर सहारा इंडिया का पैसा एक एक गरीबों को वापस कराऊंगा, ये कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को बुरखा से आपत्ति है। जी हां, उन्होंने कहा कि बुरखा में वोट नहीं डालने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति बुरखा में वोट डालने के लिए आते हैं तो फिर उसको पहले बुरखा उतारना चाहिए, उसके बाद वोट डालना चाहिए, पहले चेहरा दिखाना चाहिए। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान आज होना है, जब बिहार की 5 संसदीय सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें बेगूसराय लोकसभा सीट भी शामिल है। बेगूसराय सीट केंद्र सरकार के मंत्री भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के कारण हॉट सीट बनी हुई है। गिरिराज सिंह ने फिर एक बार बुरखा पहनकर के वोट डालने का विरोध किया है और इसके पीछे की वजह भी बताई है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो मतदाता बूथ पर बुरखा पहन करके जाते हैं उनका चेहरा ढका रहता है, या उन चेहरों को पहचान करने का अधिकार पोलिंग एजेंट का होता है। अगर कोई इस पर आपत्ति करता है तो फिर गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल लोग बुरखा पहन करके जाते हैं तो फिर उनका चेहरा ढका होता है। चुनाव में ये धांधली करते हैं, ये चुनाव को प्रभावित करते हैं, ये कहना है गिरिराज सिंह का। साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा है कि मेरा आग्रह है कि इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी आग्रह किया है कि ये निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग का अगर किसी का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है तो फिर इसकी जांच की जाएगी। आपको बता दो कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी गिरिराज सिंह ने चुनाव में बुरखे पर बैन की बात कही थी। गिरिराज सिंह को भाजपा ने फिर से बेगूसराय से मैदान में उतारा है, जो कि आज 13 मई को बेगूसराय में वोटिंग होनी है।
दोस्तों, बिहार के पूर्णिया में एक सरकारी अधिकारी साइबर अपराधियों के चंगुल में फंस गए। साइबर अपराधियों ने फर्जी सीबीआई अफसर बनकर के फोन किया और सरकारी अधिकारी से 1,20,000 रुपए ठग लिए। आपको बता दूं कि बिहार के पूर्णिया के जिला पशुपालन अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार को एक फोन कॉल आया। सामने से आवाज आई, हेलो, सीबीआई अफसर बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा लड़की के साथ गलत काम करने में फंस गया है। जहाँ संजय के मुताबिक सीबीआई अधिकारी का नाम सुनते ही वे चौंक गए और जो कहता गया वे करते गए। आरोपी ने कहा कि अगर तुम अपने बेटे को छुड़ाना चाहते हो तो फिर 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इस पर संजय कुमार ने घबरा करके आरोपी के अलग अलग अकाउंट में 1,20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। इसके बाद अधिकारी ने अपने बेटे को फोन लगाया। बेटे ने बताया कि वे कॉलेज में हैं और लेक्चरर अटेंड कर रहे हैं। उनके बेटे ने यह भी बताया है कि वे ठीक है। इसके बाद संजय कुमार को एहसास हो गया है कि वे साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। आनन फानन में वे पुलिस स्टेशन गए और वहां रिपोर्ट दर्ज कराई। जब पुलिस ने कहा है कि शिकायत दर्ज कर दी गई है और मामले की छानबीन की जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक लव मैरिज के 20 दिन बाद ही पति फरार हो गया। जब बहुत ढूंढने पर भी पति नहीं मिला तो फिर पत्नी ने महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। जहाँ दोनों के बीच 2.5 साल से रिलेशनशिप था और फिर लड़की ने शादी से पहले 2 बार अबॉर्शन भी करवाया था। लेकिन लड़का इस तरह लड़की को धोखा दे जाएगा, इस बात का लड़की को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जहाँ मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिला का है। बिहार के मुजफ्फरपुर में लव और धोखे का मामला सामने आया है। लव मैरिज के 20 दिन बाद ही पति फरार हो गया। प्यार में धोखा मिलने के बाद पत्नी ने जब कमरे के अंदर रखी अलमीरा को देखा तो फिर उसके होश उड़ गए। वहां से शादी के प्रमाण पत्र समेत अन्य कागजात गायब थे। मामला मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले का है, जहां नव विवाहिता ने न्याय के लिए महिला थाने में पति, सास और फिर ननद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला थाने की पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पीड़िता जानवी गुप्ता ने बताया है कि 2 साल पहले उसकी आदित्य नाम के एक युवक से मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे से मोबाइल पर चैट और फिर बात करने लगे। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता नहीं चला। जब प्यार का परवान ऐसा चढ़ा कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए और फिर लड़की प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि आदित्य ने उसका ऑपरेशन करा दिया गया। जानवी ने बताया है कि आदित्य ने कई बार नशीला पदार्थ पिला करके संबंध बनाया और उसे 2 बार ऑपरेशन करवाना पड़ा। लड़की ने जब शादी का दबाव बनाया तो फिर प्रेमी ने शहर के रानी मंदिर में शादी की। जब दोनों के बीच हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। शादी के बाद वे पति के साथ ससुराल पहुंची और फिर रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भी सौंपा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट को बचाने के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। जहां विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में एनडीए ने 9 चुनावी सभा की है। इस दौरान सभी विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, मंगल पांडे, हरि सहनी, दिलीप जायसवाल आदि ने सभा में हिस्सा लिया। इसके अलावा लोजपा नेता चिराग पासवान को भी कई अवसरों पर देखा गया। जहां चुनाव कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योजनाओं के शिलान्यास और फिर उद्घाटन समारोह में बेगूसराय पहुंचे। यूं तो ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, लेकिन मौके को भुनाते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जम करके प्रहार किया था। भाजपा ने राम मंदिर, दहशतगर्द, पाकिस्तान और राजद्रोह को मुद्दा बनाया। वहीं पर चुनावी सभा के दौरान बीजेपी नेताओं ने भाषण में राम मंदिर, 3 तलाक, दहशतगर्द, समान नागरिक संहिता और फिर केंद्र की विकास योजनाओं की चर्चा की। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के कई नेता इस समय एनडीए का एग्जिट पोल कर रहे हैं, जहां हर कोई बता रहा है कि एनडीए को इस चुनाव में कितनी सीटें मिलने वाली है। राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव तक, अखिलेश यादव से अरविंद केजरीवाल तक, ममता बनर्जी से लालू यादव तक, सभी ने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिया है। या कोई इस समय एनडीए को 100 सीटें देने को भी तैयार नहीं है तो फिर कोई 200 सीट तक देता दिख रहा है। वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एनडीए को 220 से 230 सीटें आ सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि 150 सीट आ सकती है। लालू प्रसाद ने कहा कि एनडीए को 200 से कम सीट आएगी। ममता बनर्जी ने भी 200 से कम सीटों के बारे में बात की है। शशि थरूर 300 से कम सीटों के बारे में बात कही है। वहीं पर संजय राउत 200 सीट, तेजस्वी यादव 100 सीट की बात कही है। अब ये जो आंकड़े विपक्षी नेता जारी कर रहे हैं वे सिर्फ एनडीए को लेकर के है। जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऐसी ही स्थिति बनाना चाहते थे जहां पर दूसरे मुद्दों पर चर्चा न हो और सारा फोकस इस बात पर शिफ्ट हो जाए कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली है। ये अलग बात है कि जब कुछ चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी खुद 400 पार का नारा
ज्यादा बार नहीं दे रही है। कम होती वोटिंग ने देश की सबसे बड़ी पार्टी को भी परेशान कर दिया है, यानी कि भाजपा को। उसे महसूस होने लगा है कि जमीन पर समीकरण उनके खिलाफ भी जा रहे हैं। जी हाँ, वैसे अब पीएम मोदी कह रहे हैं कि उन्हें 400 से ज्यादा सीटें संविधान बचाने के लिए चाहिए। उन्हें आरक्षण सुरक्षित रखने के लिए इतनी सीटों की दरकार है। वह भी पीएम मोदी को इसलिए बोलना पड़ा है क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी 400 सीटें सिर्फ और सिर्फ संविधान बदलने के लिए मांग रही है। वह आरक्षण खत्म करना चाहती है। उसी नैरेटिव को खत्म करने के लिए अब थोड़ा सा नारा बदल दिया गया है। जहाँ वैसे 3 चरणों के बाद अब आज यानी कि 13 मई को 96 सीटों पर चौथे चरण का मतदान होने जा रहा है, जहाँ दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि इस चरण के बाद बीजेपी बहुमत पार कर जाएगी। इंडिया वाले कह रहे हैं कि इस चरण के बाद बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अब किसके दावे में कितनी दम रहता है 4 जून को ही साफ हो पाएगा। दोस्तों, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये अंतिम चुनाव है, जहां आज जनता ही मोदी सरकार के विरुद्ध खड़ी हो गई है। जहां देश की एकता को खंडित करने वाली ताकतों को पराजित करना लोगों ने अपना लक्ष्य बना दिया है। जहां देश में अब तक 13 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी चौथे प्रधानमंत्री है, लेकिन मोदी जैसा बोलने वाला प्रधानमंत्री अब तक नहीं हुआ है। जहां दिन रात बोलते रहते हैं, जहां उनके बोलने का लोगों के दुख तकलीफ से कोई भी नाता नहीं रहता है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने ना खाऊंगा खाने दूंगा जैसा नारा इजाद किया था। किस पार्टी को कितना पैसा मिला ये सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाद के दिनों में वे भ्रष्टाचार के नए रास्ते बनाने में लग गए। इलेक्टोरल बॉन्ड उन्हीं में से एक है। जो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रणाली को अवैध घोषित करते हुए कहा कि इस तरह से किस पार्टी को कितना पैसा मिला ये सार्वजनिक किया जाए। आरजेडी नेता ने कहा कि भाजपा यानी कि बीजेपी को इस रास्ते 60,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जहाँ अन्य दलों को बहुत कम पैसा मिला है। इस राशि से राज्यों के मुख्यालयों के अलावा जिला मुख्यालयों में भी भाजपा का अस्थायी कार्यालय बन गया, जब मगर देश के करोड़ों बेघरों का घर नहीं बन सका। ये कहना है आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का। दोस्तों, कल अहले सुबह करीब 3 बजे आए तेज हवा एवं बारिश से आम और लीची के फसलों को कुछ नुकसान हुआ है, पर गन्ना एवं सब्जी सहित अन्य फसलों को इस बारिश से फायदा भी हुआ है। जब सभी फसलों पर हरियाली छा गई। हालांकि अच्छी बात यह है कि ओलावृष्टि नहीं हुई, नहीं तो फिर आम और फिर लीची को काफी ज्यादा नुकसान होता। जब बारिश के बाद करीब 5 घंटे से अधिक समय तक बिजली बाधित रही, जैसे सुबह के 10 बजे के बाद आपूर्ति बहाल कर दिया गया। आपको बता दूं कि हालांकि बिजली सभी शहरों में बाधित नहीं रही, कुछ शहरों की बात कर रहे हैं जब बिहार के। जब बारिश से रविवार का दिन सुहाना रहा। धूप छांव के बीच हवा चलने से गर्मी का असर नहीं हुआ। तापमान में भी अन्य दिनों से गिरावट दर्ज की गई। हालांकि पूरे दिन हवा भी चलती रही, जिससे गर्मी से निजात मिली। जहां आसमान में बादल भी छाए रहे। मौसम विभाग के सूत्रों के माने तो अभी आने वाले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। वहीं पर प्रेक्षकों की माने तो अब आम के फल बढ़ेंगे, जब लीची में भी लाली आएगी, जिससे इसके मिठास में वृद्धि होगी। मौसम का मिजाज बदल जाने से लोगों ने राहत महसूस की है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पप्पू यादव चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के रायबरेली आने से उत्तर प्रदेश कांग्रेस को काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिहार के बाकी चरणों में अगर सीटें जीतनी है तो फिर राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी को ज्यादा से ज्यादा बिहार आना होगा। जब पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को बाकी के चरणों में राहुल और फिर प्रियंका का चेहरा बिहार में भी रखना होगा। उन्होंने कहा कि अगर इनको नहीं ले जाएंगे तो फिर इसका नुकसान होगा। पप्पू यादव ने कहा कि लोग अब मोदी विरोधी हो रहे हैं। यह खास करके महिलाओं का मोदी से मोह भंग हो रहा है। 98% लोगों के पास लैपटॉप नहीं है। पप्पू यादव ने कहा है कि पीएम ओडीएफ की बात करते हैं, कहां आदिवासियों के घर ओडीएफ है। उन्होंने दावा किया है कि लोगों का नरेंद्र मोदी से मोह भंग हो रहा है। पप्पू यादव ने दावा किया है कि इस बार 4 जून को नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म हो रही है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी, इसके लिए राहुल गांधी यहाँ से लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव और फिर राहुल गांधी दोनों मजबूती से लड़ रहे हैं। भाजपा पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में कहां कोई पूंजी निवेश हुआ है। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है, उसका फायदा उत्तर प्रदेश को नहीं मिला है। पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट के लिए भाजपा हर चीज को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। राहुल गांधी और फिर अखिलेश जी ने सामाजिक आधार पर टिकट दिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में रोड शो किया, पटना में रोड शो किया। आपको बता दूं कि इसको लेकर के मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि बिहारियों को मूर्ख ना समझे। जी हाँ, मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुद्दे की बात करने की आग्रह करते हुए कहा कि बिहारियों को मूर्ख ना समझे। मुकेश सहनी ने कहा कि चौथे चरण का चुनाव आते आते बिहार के 2 युवा तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने उन्हें पटना की सड़कों पर उतार दिया। ये हम लोगों की उपलब्धि है। मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन की अच्छी स्थिति देख करके प्रधानमंत्री
भी घबरा गए हैं। अब बिहार का युवा किसान प्रधानमंत्री के 5 किलो राशन और फिर फालतू की बातों को सुनना नहीं चाहता है। अब वे बिहार के विकास की चर्चा सुनना चाहते हैं, बिहार कैसे विकास करे ये सुनना चाहते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आप राष्ट्रभक्त बनिए, अंधभक्त नहीं। एक प्रश्न का उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री केवल चुनाव में आते हैं, उन्हें तब आना चाहिए था जब वे बिहार के लिए कुछ घोषणा कर सकते थे। वो तो केवल यहाँ पर वोट मांगने के लिए आते हैं। वहीं पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हेलीकॉप्टर जांच को लेकर भी मुकेश सहनी ने गलत बताया है और कहा है कि ये वंचितों और फिर गरीबों को परेशान करते हैं। जो लाखों रुपए लेकर के आ रहा है उसकी जांच नहीं हो रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजधानी पटना में रोड शो किया। इसको लेकर के बिहार की राजनीति में खूब बयानबाजी हुई। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री यहां आए हैं, गृह मंत्री यहां आए, राजनाथ सिंह यहां आ रहे हैं, जेपी नड्डा यहां पर आ रहे हैं, नितिन गडकरी यहां पर आ रहे हैं, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री यहां आ रहे हैं। सभी को भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार लाया जा रहा है। बाकी हम अकेले खड़े हैं जहाँ हमने लगभग 140 सार्वजनिक सभाएं की है। इसका मतलब है कि हम सभी पर भारी पड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं जबकि हमने जॉब शो किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि आप तब तक 8-10 बार बिहार आ चुके हैं जब लोगों को ये नहीं बताया है कि अगले 5 साल में आप बिहार के लिए क्या करेंगे। प्रधानमंत्री भले ही बिहार आ रहे हैं लेकिन उन्होंने बिहार की जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि ये विशेष पैकेज देंगे, बिहार पर विशेष ध्यान, विशेष राज्य का दर्जा। इन वादों का क्या हुआ? 40 में से 39 सांसद उनकी पार्टी के हैं। उन्होंने पिछले 10 वर्षों से बिहार के लिए क्या किया है? तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि पीएम मोदी के रोड शो के लिए कई बार रूट को चेंज किया जा रहा है या भीड़ नहीं जुट रही है। रोड शो के लिए संकीर्ण रास्ते को चुना गया। भाजपा को गांव से बाहर कर दिया गया है। जब भाजपा के लोग डरे हुए हैं, वे जानते हैं कि उन्होंने बिहार खो दिया है। जब पीएम मोदी बिहार के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में बात नहीं करते हैं, वे केवल सांप्रदायिकता की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान की बात करते हैं। बिहार के लोग उनके धोखे को समझ गए हैं। पीएम मोदी के दौरे से कोई भी असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय के बखरी में शनिवार को चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा और फिर राष्ट्र कवि दिनकर की माटी को नमन किया। उन्होंने कहा है कि आज मोदी के नेतृत्व में नए भारत तथा ईएनडी की सरकार में नए बिहार का निर्माण हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस प्रकार यूपी की सभी 80 सीटों पर भाजपा की जीत हो रही है, उसी प्रकार बिहार समेत कई राज्यों की सभी सीटों पर ईएनडीए प्रत्याशी जीत रहे हैं। इस बार पीएम मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए 400 पार का लक्ष्य हर हाल में हासिल करना है। इस दौरान बड़ी संख्या में बुलडोजर से पहुंचे लोगों ने तूफानी अंदाज में योगी आदित्यनाथ का स्वागत भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच चुनाव हो रहा है। जब उन्होंने कहा कि विपक्ष कभी राम भक्तों पर गोली चलवाता है तो फिर कभी माफियाओं के मरने पर मातम मनाता है, लेकिन राम भक्त उनसे कभी डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि राजद आज के डिजिटल युग के लोगों को फिर से लालटेन के युग में ले जाना चाहता है और बिहार के लोग ऐसा कभी भी होने नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जनता से पूछा है कि क्या वे नए भारत का नया बिहार बनते देखना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हर हाल में बिहार की सभी 40 सीटों पर मोदी जी को जिताना है। जब उन्होंने कांग्रेस और फिर राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि उन लोगों की सरकार के वक्त जब देश में दहशतगर्द की घटनाएं होती थी तब बहाना बनाया जाता था कि ये घटनाएं सीमा पार से हो रही है। जोर से कहीं पटाखा भी फट जाए तो फिर पाकिस्तान सफाई देने लगता है कि मैंने नहीं किया है। देश में जब मजबूत सरकार होती है तो फिर दुश्मन औकात में रहते हैं, मगर मजबूर सरकार में दहशतगर्द सिर चढ़ करके बोलता है। उन्होंने मनमोहन सरकार पर भी तंज कसा है। बिहार के सीतामढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना शुरू किया तो फिर चाचा जी पलट गए। हम रोजगार की बात करते हैं, भाजपा विवाद की बात करती है। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी तो फिर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि आपके सामने मल्लाह का बेटा बोल रहा है तो फिर ये संविधान की बदौलत संभव हुआ है। भाजपा संविधान और फिर आरक्षण को खत्म करना चाह रहे हैं या सरकारी कंपनी को प्राइवेट कंपनी के हाथों बेचना चाह रहे हैं। इसके साथ राज्यसभा सांसद मनोज झा, कारी साहब, विधायक मुकेश कुमार यादव समेत कई दर्जनों नेताओं ने संबोधन किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस रोड शो में मौजूद रहे। इस रोड शो के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा दावा किया है। सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा के गोविंद दास हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के 3 चरणों के मतदान में एनडीए को भारी बहुमत मिली है। बिहार में हम 40 सीटें जीत रहे हैं और देश भर में एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेगी। जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार
देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की ये पहली चुनावी जनसभा थी। आपको बता दूं कि एनडीए प्रत्याशी और फिर जेडीयू सांसद सह पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के लिए चुनावी जनसभा की है। आपको बता दूं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के गृह जिले पहुंचे सीएम नीतीश कुमार के निशाने पर लालू परिवार रहा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राजद परिवारवाद की पार्टी है। लालू प्रसाद अपने हटे तो फिर अपनी पत्नी को सीएम बनवा दिया, बेटा बेटी को भी राजनीति में उतारा, मगर हमने कोई भी परिवारवाद की राजनीति नहीं की। जब पूरा बिहार ही हमारा परिवार है। उन्होंने लालू परिवार पर चुटकी लेते हुए कहा कि 9 बच्चे पैदा कर दिया और उन्हीं सबको आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि हमसे 2 बार गलती हुई है, लेकिन अब नहीं होगी। 1995 की तरह भाजपा के साथ ही रहेंगे और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवाएंगे। दोस्तों, एजुकेशन के क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि बीपीएससी की ओर से हेड मास्टर की 6061 खाली पड़े पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती में शामिल होने के लिए तय तिथियों में आवेदन नहीं किया था, उनके लिए एक और मौका है। जब बीपीएससी ने इस भर्ती के लिए आवेदन 11 मई से फिर से शुरू कर दिए गए हैं और जो कि 16 मई तक जारी रहेंगे। ऐसे में इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए तुरंत ही बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई बहस की चुनौती के बाद कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। इस बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो डाल करके बीजेपी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने लिखा कि वे 10 साल से टेम्पो वाले अरबपतियों के मिले नोटों की गिनती कर रहे हैं। हम जातिगत गिनती से देश का एक्सरे करके हर वर्ग के न्यायपूर्ण हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। यह वीडियो में पीएम मोदी के रूप में एक कलाकार को दिखाया गया है, जो कि चुनाव प्रचार के लिए लोगों के बीच गया। इस दौरान लोगों के द्वारा उन्हें एक कुर्सी बैठने के लिए दी जाती है। इस पर पीएम के रोल में नजर आने वाले शख्स कहता है कि गिनती तो करो, फिर लोगों की तरह से जवाब दिया जाता है कि वही तो अंकल गिनती तो करो। वीडियो में कांग्रेस ने जातिगत गिनती की बात कही है, जो कि राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में भी लिखा है। साथ ही पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी जातिगत जनगणना करने का वादा किया है। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए विशेष वार्षिक परीक्षा आयोजित करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी जो बिहार की उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा में अब पास नहीं हो पाए या फिर अनुपस्थित रहे। यह विशेष वार्षिक परीक्षा 16 मई 2024 से आयोजित की जाएगी। जब बिहार कक्षा 11वीं की विशेष परीक्षा 29 मई तक आयोजित की जाएगी। जब परीक्षा 2 पालियों में 3 घंटों के लिए आयोजित की जाएगी। जब पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। आधिकारिक कार्यक्रम में कहा गया है कि 2024 में कक्षा 11 की वार्षिक और या फिर विशेष वार्षिक परीक्षा में असफल या फिर अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को कक्षा 12वीं में नामांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के विज्ञान, वाणिज्य और व्यवसाय कला विषयों के लिए बिहार कक्षा 11वीं विशेष परीक्षा कार्यक्रम की जाँच कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने नशाखुरानी गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को पकड़ा है, जो कि बस में बैठे एक यात्री के लाखों के सामान को लेकर के भागने की फिराक में था। जब पुलिस और बस कंडक्टर की तत्परता और फिर सूझबूझ से नशाखुरानी गिरोह के सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि दुबई से अपने घर लौट रहे एक युवक को नशा में इन बदमाश ने अपना शिकार बनाया। बदमाश उनका सारा सामान लेकर के भागने की फिराक में था, लेकिन बस के चालक, कंडक्टर और फिर अय्यारपुर पुलिस की तत्परता से आरोपियों को पकड़ लिया गया। जानकारी के मुताबिक एक युवक दुबई से अपने वतन करीब 2.25 साल के बाद लौट रहा था। इस दौरान बस में नशाखुरानी गिरोह के सदस्य ने कोल्ड ड्रिंक पिलाकर के बेहोश कर दिया। उसके बाद बदमाश युवक का कीमती मोबाइल फोन, नकदी और फिर अन्य सामग्री लेकर के भागने की फिराक में था, लेकिन इनकी भनक बस के कंडक्टर को लग गई और फिर मौके पर अय्यारपुर थाना पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ करके अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पटना में रोड शो किया। इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री का पटना में रोड शो हुआ। जब 2 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान पीएम मोदी के साथ भगवा रंग की गाड़ी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहे। जब पटना के भट्टाचार्य मोड़ से पीएम मोदी का रोड शो शुरू हुआ, जो पीर मोहानी, कदमकुआं, ठाकुरबाड़ी रोड, बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान के पास निकल करके उद्योग भवन पर खत्म हो गया। यह पीएम
मोदी का काफिला जैसे ही ठाकुरबाड़ी रोड पहुंचा, वहां भीड़ में एक महिला हाथ से विजय भाव मोदी के पोस्टर के साथ खड़ी थी। उसके करीब पहुंचने के बाद पीएम महिला से वो पोस्टर लेना चाह रहे थे, जहां उनकी तरफ इशारा भी किया, लेकिन एसपीजी सुरक्षा के कारण वो पोस्टर नहीं ले पाए और फिर काफिला आगे बढ़ गया। वहीं पर पीएम मोदी का रोड शो करीब 2 किलोमीटर लंबा था, जो कि 2 घंटे में पूरा हुआ। जहां रोड शो के दौरान पीएम की सुरक्षा में 3000 पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही एसपीजी और एनएसजी कमांडो तैनात किए गए थे। पीएम मोदी के रोड शो को देखने के लिए आए लोगों के हाथ में फूल, पानी का बोतल या फिर कोई भी सभी सामान रखने पर प्रशासन की ओर से मनाही की गई थी। इस रोड शो के दौरान पीएम पटना जिले के 2 लोकसभा क्षेत्र पटना साहिब और पाटलिपुत्र के वोटरों को साधा है। वहीं पर राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जॉब शो की मजबूरी में पटना के सड़क पर उतरे पीएम मोदी का रोड शो पूरे तौर पर फ्लॉप शो बनकर के रह गया। राजद प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा नेताओं को पहले से ही इसका अनुमान था और इसलिए बार बार रोड शो के रूट को बदलाव किया गया। दोस्तों, बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर के निशाना साधा है। जहां उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव अब मुखिया भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि लालू यादव सजा याफ्ता लोग हैं। जहां आप मुखिया में भी खड़ा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सजा काट लिया, तो फिर अब उनको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज में नाबालिग का अपहरण होने का मामला सामने आया है। स्थानीय थाना में परिवार वालों ने मामला दर्ज करके न्याय की गुहार लगाई है। लड़की के पिता ने आवेदन में बताया है कि 22 अप्रैल से उनकी बेटी गायब है। समाज में बदनामी ना हो, इसके लिए अब तक खुद से ही खोजबीन में लगे थे। अब हार मान करके थाना में शिकायत दर्ज करने आए हैं। वहीं पर जिला के एक युवक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने ही उनकी बेटी का अपहरण किया है। उसका नाम हमीदुल है और उसकी उम्र 20 साल है। वह जिला के ठेकेदार मोहम्मद कालू मिस्त्री के साथ काम करता है, जहां उसी ने बहला फुसला करके अपहरण किया है। जब वहीं पर शिकायत लेकर के जब उनके घर में गए तो फिर उन लोगों ने मारपीट करके भगा दिया। इसके साथ ही यहाँ नहीं आने के लिए धमकी भी दी गई। जब ग्रामीणों ने बताया है कि उनकी यही धंधा है। जब अब शक है कि लड़की को इन लोगों ने कहीं गायब कर दिया है। उनकी जिंदगी खतरे में है, इसलिए इन लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, बिहार के मौसम में अगले 2 दिनों तक कोई भी खास बदलाव की संभावना नहीं है। जब मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान में कहा गया है कि उत्तर पश्चिमी बिहार के पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज का तापमान 34 से 26 डिग्री तक रहेगा। इसी तरीके का तापमान सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर सहित अन्य जिलों का रहेगा। जब मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पश्चिम और फिर पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज के कुछ एक जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पटना का 35 डिग्री, भागलपुर का 34 डिग्री, पूर्णिया का 35 डिग्री, वाल्मीकि नगर का 36 डिग्री, मुजफ्फरपुर का 33 डिग्री, छपरा 34, दरभंगा 34, औरंगाबाद 39.9, सीतामढ़ी 37 डिग्री, बक्सर 28 डिग्री, डेहरी 39 डिग्री, अरवल 39 डिग्री, सासाराम 39 डिग्री दर्ज किया गया है, तापमान दर्ज किया गया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में मिशन 400 पार का लक्ष्य लेकर के उतरी बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है। पार्टी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए जोर शोर से प्रचार करने लगी है। जब देश के तमाम राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बिहार के बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पीओ के वापस लाने और फिर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए बीजेपी को वोट दें। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड, पीओ के, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि जैसे मुद्दे उठाया। उन्होंने कहा कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि परिसर पर भव्य मंदिर बनाना है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर वापस लाना है। जय शर्मा ने कहा कि इन मुद्दों को पूरा करने के लिए एनडीए को 400 सीटों की जरूरत है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। दोस्तों, दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर की गई टिप्पणी मौजूदा सांसद एवं बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी को महंगी पड़ सकती है। बीजेपी के अंदर ही इसका विरोध शुरू हो गया है। जहां बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने मनोज तिवारी के कहार वाले बयान की निंदा की है। साथ ही कहा है कि उन्हें चंद्रवंशी समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो फिर वे उनकी शिकायत बीजेपी आला कमान से करेंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर मनोज तिवारी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने
अपने खिलाफ चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप भी उनके साथ मौजूद रहे। इस वीडियो में मनोज तिवारी द्वारा कहार जाति को लेकर के दिए गए बयान पर सियासी घमासान मच गया है। जी हाँ, बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड समेत अन्य जगहों पर भी चंद्रवंशी समाज के लोगों ने मनोज तिवारी के बयान पर आपत्ति जताई है। जब बिहार बीजेपी अध्यक्ष एवं सांसद भीम सिंह ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि मनोज तिवारी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार की आलोचना कर रहे हैं। कन्हैया का मखौल उड़ाने के दौरान वे कहार शब्द का इस ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे बिहार झारखंड के चंद्रवंशी समाज के लोग आहत हुए हैं। भीम सिंह ने कहा है कि चंद्रवंशी समाज में मनोज तिवारी के खिलाफ काफी गुस्सा है। वह एक सांसद है और दूसरी बार संसद बनने के लिए चुनावी मैदान में है। ऐसे में उन्हें सोच समझ करके टिप्पणी करनी चाहिए। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज संसदीय सीट पर पहली बार वीआईपी और एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है। इन दोनों प्रत्याशियों के सामने जदयू के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनके अलावा बसपा से सुजीत राम, बहुजन मुक्ति मोर्चा से जितेंद्र राम और कई निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं, जो बड़े राजनीतिक दलों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज समेत पूरे बिहार में माय समीकरण पर अब तक चुनाव लड़ते आ रहे आरजेडी अब ए टू जेड की पार्टी होने का दावा करती है। उधर मरहूम सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को टिकट नहीं मिलने और फिर आरजेडी की ओर से कैंडिडेट उतारने का असर भी गोपालगंज के अल्पसंख्यक वोटरों पर दिख रहा है और कई जगह खुल करके विरोध भी हो गया है। महागठबंधन से अल्पसंख्यक वोटरों को खिसकते देख करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 मई को बैकुंठपुर विधानसभा की महमदपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जब लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार गोपालगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीवान में हिना साहब को निर्दलीय लड़ने और फिर उनके विरुद्ध राजद द्वारा उम्मीदवार उतारने से नाराज अल्पसंख्यकों को देख करके जदयू उन वोटरों को साथ देने में लगी है और फिर लगातार अल्पसंख्यकों के बीच गोपालगंज में बैठक कर रही है। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीटी 2024 के लिए डेट शीट जारी कर दिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि एसटीटी पेपर 1 के विभिन्न विषयों की परीक्षा 18 से 29 मई तक आयोजित की जाएगी। पेपर 2 के विभिन्न विषयों की परीक्षा 11 से 20 जून तक 2 पालियों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी। पेपर 1 के लिए 3,59,489 और पेपर 2 के लिए 2,37,442 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। कुल 5,96,931 अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल होंगे। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है कि भाजपा को हराने वाला नंबर इंडिया गठबंधन के पास है। नरेंद्र मोदी इस बार सरकार नहीं बना पाएंगे। अब की बार चुनाव में किसान, महिला और फिर मजदूरों की परेशानी नरेंद्र मोदी को परेशान कर रही है। वह हिंदू मुसलमान करके जनता को बांट रहे हैं। बिहार में चौथे चरण के चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को पटना में INDI के नेताओं के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर बात पर धर्म के आधार पर अपने लिए देश को बांट रहे हैं। वे मुद्दों पर नहीं बल्कि मटन, मछली, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस उनके झूठ बोलने का अधिकार नहीं छीनना चाहती है। यह कांग्रेस ने 5 न्याय और फिर 25 गारंटी अपने मैनिफेस्टो में दी है। यह सत्ता में आने के बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। खड़गे ने कहा कि पिछले 10 सालों के शासनकाल में विपक्ष के नेताओं के परेशान करने में गुजारा, चाहे वो ईडी का केस हो, इनकम टैक्स का हो, सीबीआई के केस डलवाना हो या फिर सीबीआई का केस हो, वह इन एजेंसियों का आह्वान भी करते हैं कि आइए और उनके साथ जुड़िए। जब खड़गे ने कहा है कि देश में कांग्रेस की सरकार आई तो फिर जिन लोगों पर इन एजेंसियों द्वारा सताने के लिए केस किया गया है या फिर चुनाव को प्रभावित करने के लिए केस किया गया है, उन सभी को जांच करके केस वापस किया जाएगा। यह कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद कानून के अनुसार काम करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी ने देश के अमीरों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया, पर जनता का नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 72,000 करोड़ के कर्ज माफ कर दिया था। साथ ही कांग्रेस अपने समय 35 किलो अनाज देती थी, पर कभी नहीं कहा है कि ये कांग्रेस का गिफ्ट और गारंटी है। खड़गे ने आगे कहा है कि कांग्रेस ने फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया, आरटीआई नारा दिया, नरेगा दिया और आरटीआई दिया, पर कभी इसको लेकर के गारंटी की बात नहीं की। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमने पूरे देश को दिखा दिया था कि अब मछुआरा केवल मछली ही नहीं मारता, विधायक भी बन सकता है। उन्होंने दावा किया है कि इस चुनाव में वे सांसद भी बनाएंगे। मुकेश सहनी ने शनिवार को समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर और वैशाली में चुनावी सभा को संबोधित किया। जहां अपने चुनावी जनसभाओं में उन्होंने कहा कि ये चुनाव सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार कभी नहीं चाहती है कि गरीब पीछे आगे बढ़े। आज सम्मान की लड़ाई के लिए एकजुट होकर के ऐसी सरकार
सरकार को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। यही संविधान है जिसने हमें अधिकार दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ अलग अलग चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने के लिए है। जो आज जो सरकार है वो नहीं चाहती है कि गरीब और फिर पिछड़े आगे बढ़े और सम्मान की जिंदगी जिए। AIMIM के चीफ हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में इंटरव्यू में कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। इसके अलावा इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में PDM के तहत चुनाव लड़ने पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि यूपी में हम लोग PDM का हिस्सा है जो कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम है। इसका नेतृत्व अपना दल की पल्लवी पटेल कर रही है। वहीं पर बिहार और झारखंड में हम लोग भी लड़ रहे हैं। जहाँ झारखंड में 2 सीटें लड़ेंगे। जहाँ बिहार की किशनगंज सीट पर चुनाव हो चुके हैं और हमें भरोसा है कि बिहार की पार्टी अध्यक्ष चुनाव जीतेंगे। औरंगाबाद और हैदराबाद में 13 मई को वोटिंग होनी है और फिर हम कॉन्फिडेंट हैं कि दोनों में जीत मिलेगी। जब PDM और AIMIM कैंडिडेट की जीत हो, इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जमीन पर जो सुनने में आ रहा है, लोग जाति, बेरोजगारी, महंगाई आदि पर वोट डाल रहे हैं। जहाँ इंडिया अलायंस मुस्लिमों को टिकट नहीं दे रही है। जैसे महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं लेकिन एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया गया है। इसी तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भी किया गया है। इस तरह के कुल 10 से 11 राज्य हैं। अगर मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया जाएगा तो फिर लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए पिछले साल कांग्रेस, सपा, आप यानी आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इंडिया नामक गठबंधन बनाया था। हालांकि इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हिस्सा नहीं है। इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन नहीं करने के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है कि हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष ने 3 बार AIMIM के इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने से संबंधित बयान दिया, लेकिन दूसरे पक्ष से जवाब नहीं आया। हमारे लिए ये दुनिया खत्म होने जैसा नहीं है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जाने से पहले आपके लिए जरूरी सूचना यही कि KDB लाइव का ऐप आ चुका है। आप KDB लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। आपको बता दूं कि KDB लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में दिया जाता है। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, KDB लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।